नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनएम क्लासेज में। आज हम सभी क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री के सेक्शन में आता है और केमिस्ट्री के सेक्शन क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर आप लोग देखिएगा तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला है इंट्रोडक्शन। पहला यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। इसको मैं हाईलाइट करते हुए चलता हूँ ताकि आप लोग को समझने में परेशानी नहीं हो। Chemistry is defined as that branch of science which deals with the composition and properties of matter and the changes that matter undergone by various interaction। इसका मतलब है केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करोगे आप? तो केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जिसमें आप कोई मैटर के, जैसे मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब मैटर का तीन स्टेट पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो मैटर का जो प्रॉपर्टी है, उसका कंपोजिशन है, उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ओके, और ये भी पढ़ते हैं कि अलग अलग जो वेरियस इंटरेक्शन होते हैं, मतलब अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें पदार्थ कैसे चेंज होता है, इन सारी चीजों को इसमें हम लोग पढ़ते हैं। फिर आता है ए केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल चेंज एंड इज दिस प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज सच एज हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेडिएशन आर आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। इसके कहने का मतलब है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है या फिर जब केमिकल कंपाउंड बनते हैं तो केमिकल चेंज होता है उस जगह पे। अब पूछिएगा आप कि केमिकल चेंज क्या होता है? तो केमिकल चेंज होने का मतलब है जैसे हीट का निकलना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आना, रेडिएशन का होना, न्यू प्रोडक्ट का बनना, यही सब सारी चीजें। कलर का बदल जाना, कलर का, जैसे आप रिएक्शन के पहले आपका रिएक्टेंट कुछ और था और रिएक्शन के बाद कुछ प्रोडक्ट बना, उसका कलर कुछ और हो गया, तो ये कैसा रिएक्शन कहलाया? केमिकल रिएक्शन कहलाया। या फिर रिएक्शन के पहले जो रिएक्टेंट था मेरा, वो रिएक्शन के बाद एक न्यू सब्सटेंस बन गया, तो ये रिएक्शन कैसा कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा। मतलब केमिकल रिएक्शन वो होता है जब कोई भी मैटर फिजिकल चेंज ना करके केमिकली चेंज हो, उस जगह पे हम बोलेंगे कि ये कैसा रिएक्शन किया, तो ये केमिकल रिएक्शन किया। ओके, फिर आता है यही वाला लाइन, द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द केमिकल चेंज। अब आप मान लो केमिकल चेंज हुआ, तो केमिकल चेंज होने में क्या जो मेरा सब्सटेंस, मतलब जो भी मेरा मैटर पदार्थ था, उसका जो टोटल मास था वो सेम रहेगा या बदल जाएगा? तो नहीं, याद रखिएगा, जो हमारे सब्सटेंस का टोटल मास होता है वो कंजर्व रहता है, मतलब कि वो सेम रहता है थ्रू आउट द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होने के बाद आपका जो भी मास है वो बदलेगा नहीं, सेम ही रहेगा। ठीक, यहाँ पे आते हैं इस वाले पॉइंट में। यहाँ पे देखिए, मैं इसको कर देता हूँ हाईलाइट, केमिकल एक्शन और रिएक्शन। इसमें क्या होता है, केमिकल एक्शन या फिर रिएक्शन में क्या होता है? तो पहले रिएक्टेंट को जानेंगे, फिर प्रोडक्ट को जानेंगे। When a chemical change occurs, a chemical action is said to have take place। हम कब बोलते हैं कि केमिकल एक्शन हुआ या फिर केमिकल रिएक्शन हुआ? अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं, जब आपका मैटर बदलाव करे, मैटर बदल जाए, कैसा बदलाव हो, उसमें केमिकली चेंज हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे कि यह केमिकल एक्शन या फिर यह केमिकल रिएक्शन हुआ। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन ए केमिकल चेंज अकर्स ए केमिकल एक्शन इज सेड टू हैव टेकन प्लेस। ए केमिकल चेंज या फिर केमिकल एक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसको और अच्छे से इस लाइन को क्लियर हो जाएगा। इस लाइन का यही मतलब है कि जब कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू दर्शाया जाता है। ओके, द मैटर अंडरगोइंग चेंज, वो पदार्थ जो चेंज होने जा रहा है, याद रखिएगा, वो पदार्थ, जैसे मेरा पहले से कुछ था, उसमें केमिकल चेंज हुआ, तो जो पहले वाला रूप था, जो पहले वाला स्टेट था, वो कहलाएगा रिएक्टेंट, और जो न्यू केमिकल कंपोनेंट बनेगा, मतलब
केमिकली चेंज होने के बाद जो न्यू केमिकल कंपाउंड बनेंगे या फिर न्यू केमिकल कंपोनेंट बनेंगे वो कहलाएंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इस सब को नोट डाउन जरूर करिएगा और रिवीजन करिएगा, आएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इसे हाईलाइट करते हुए। द मैटर अंडरगोइंग चेंजेस इज नोन एज रिएक्टेंट, मतलब कि जो मैटर चेंज होने जा रहा है वो कहलाता है रिएक्टेंट, और चेंज होके जो नया कंपोनेंट बनता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, मतलब जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या उसके गुण आएंगे, मतलब कि केमिकल रिएक्शन होने में आपको क्या क्या दिखेगा, क्या क्या दिखने वाला है। इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, चेंज इन कलर होगा, ये सब भी को अभी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, व्हेन वी हीट सुगर क्रिस्टल्स दे मेल्ट एंड ऑन फर्दर हीटिंग दे गिव स्टीमी वेपर लिविंग बिहाइंड ब्राउनिश ब्लैक मास। मतलब कह रहा है कि जब आप शुगर के क्रिस्टल को गर्म करते हो तो वो मेल्ट होता है, एंड और फर्दर हीटिंग मतलब कि आप शुगर के क्रिस्टल को लिए उसको हीट किए तो मेल्ट हुआ, और उसके बाद भी आप उसे हीट कर दे रहे हो तो वो क्या होगा, स्टीमी वेपर, वेपर का रूप लेगा। ओके, ये स्टीमी वेपर का रूप लेगा, लिविंग बिहाइंड ब्राउनिश ब्लैक मास, और वेपर का रूप लेकर के क्या बच जाएगा आपके पास, जैसे वेपर बन के वो तो इवोपरेट हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड ब्राउनिश ब्लैक मास, और एक तरह समझिए तो प्रेसिपिटेट के रूप में क्या बच जाएगा, ब्लैक कलर का, मतलब ब्राउनिश ब्लैक प्रेसिपिटेट के रूप में बच जाएगा। ओके, फिर है ऑन कूलिंग नो शुगर क्रिस्टल अपीयर। अब आप देख रहे हो क्या, वही शुगर क्रिस्टल को गर्म कर रहे थे तो मेल्ट की अवस्था में गया था, फिर भी गर्म मतलब मेल्ट की अवस्था में पहुंचने के बाद भी हम लोग उसे हीट देना शुरू मतलब जारी रखें तो वो आपका वेपर का रूप ले लिया। वेपर का रूप लेने के बाद वो वहां पे बचा क्या, वहां पे भूरे काले रंग का कोई थोड़ा सा पदार्थ मास बच गया। ठीक, ऑन कूलिंग अब उसी को क्या कर रहा जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, तो नो शुगर क्रिस्टल अपीयर, तो उसी को ठंडा करने पे दोबारा हमें क्रिस्टल का मतलब शुगर क्रिस्टल जहां से हम लोग चेंज किए थे वेपर बनाए थे उसको ठंडा करने पे हमको दोबारा क्रिस्टल का रूप नहीं मिल रहा है। तब thus change which takes place on heating sugar is a chemical change। तो यहाँ पे आप लोग कैसा चेंज देखें, ये केमिकल चेंज हुआ, एंड द प्रोसेस which brings about this chemical change is called chemical reaction। और इस केमिकल चेंज होने में जो प्रोसेस हुआ मतलब जो प्रक्रिया हुई जो कि यह केमिकल चेंजेस को लाया, यह केमिकली चेंज हुआ शुगर का, उसको लाने में जो प्रक्रिया हुई वही क्या कहलाएगी, केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ओके, तो केमिकल रिएक्शन का साधारण सा याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस केमिकल चेंज करता है। ठीक, इन दिस रिएक्शन द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जैसा कि अभी पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि रिएक्शन में जो सब्सटेंस केमिकल चेंज होने वाला होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। फिर द सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस, और वो सब्सटेंस जो बनता है प्रोडक्ट के रूप में आता है उसी को हम लोग प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ओके, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड, यहाँ पे ई स्पेलिंग एरर है, ई डाल लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, BREAKING, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। मतलब इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में आप देख रहे हो कि जो सब्सटेंस केमिकल चेंज होने वाला होता है तो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है न्यू प्रोडक्ट के रूप में उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम देते हैं। फिर तीसरे लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये इस केमिकल रिएक्शन में जब क्या होता है, बॉन्ड का टूटना या फिर बॉन्ड का जुटना होता है, मतलब बॉन्ड टूट करके प्रोडक्ट बनता है या फिर बहुत सा मतलब बॉन्ड जुट करके एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। फिर है प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, इज या आर लगाए हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा इज और आर का
क्या मतलब है? यहाँ पे इज और आर लगाने का मतलब यही है कि प्रोडक्ट आपका एक रूप मतलब एक भी होगा, सिंगल भी होगा, मतलब सिंगुलर लेंगे इज, या प्रोडक्ट के रूप में आपको दो चीज मिलेगा तो वहां पे वर्ड कर लेंगे यूज आर। इसीलिए हमने लिखा प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन में प्रोडक्ट आपका एक भी बन सकता है, एक से अधिक भी बन सकता है। न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू नेम्स एंड केमिकल फार्मूला, और जो प्रोडक्ट के रूप में जो सब्सटेंस बने हैं वो नए नाम और नए केमिकल फार्मूला के साथ बनेंगे। ओके, इट इज ऑफन डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिवर्स ए केमिकल रिएक्शन। इसके कहने का यही मतलब है कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो उसको रिवर्स करना मतलब जो रिएक्टेंट था वो केमिकल रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट बना, अब आप दोबारा प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाने में आपको मतलब समझिए तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क है या फिर इम्पॉसिबल है। यही कहा जा रहा है इसमें कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो आप रिएक्शन को रिवर्स मतलब उल्टा नहीं कर सकते हो, मतलब रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बना दोबारा आप उस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट का रूप नहीं दे सकते हो। जैसा कि ऊपर आपने यहाँ पे देखा था कि क्रिस्टल मेल्ट होकर के और फिर गर्म कर रहे थे उसे, तो वो वेपर का रूप ले रहा था, वो दोबारा ठंड करने पे मतलब शुगर का क्रिस्टल मतलब रिएक्टेंट जहां से वो चला था रिएक्टेंट वो नहीं बन पाया था। तो आप क्या देख रहे हो, केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन को रिवर्स करना लगभग इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स formed during a chemical reaction are different from the reactants। ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट जो बन के आता है उसका प्रॉपर्टी रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से अलग होता है। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम हीट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी विच आर आल्सो यूज्ड इन कैरिंग आउट केमिकल चेंजेज। मतलब बोला जा रहा है अपार्ट फ्रॉम हीट के अलावा अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का दूसरा फॉर्म जैसे कि लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज होता है केमिकल चेंज करवाने में। हम आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ये सभी को हमने डाल रखा है अपने स्लाइड में, सबको एक एक करके समझेंगे कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, लाइट का भी यूज करते हैं। जैसे लाइट का यूज जैसे समझ लो आप फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें लाइट ही यूज होता है। लाइट भी क्या है, एक प्रकार का एनर्जी का फॉर्म ही है। हीट भी क्या है, एक प्रकार का एनर्जी का फॉर्म ही है। तो कहीं कहीं पे हीट दे करके केमिकल चेंज किया जाता है, तो कहीं लाइट के थ्रू, तो कहीं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। यही इसका मतलब है अपार्ट फ्रॉम हीट के अलावा एनर्जी का दूसरा भी फॉर्म है जिसका यूज केमिकल चेंज करवाने के लिए किया जाता है। इन ऑल केमिकल रिएक्शंस द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट इज accompanied by various characteristics which are, देखिए इसका मतलब है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनती है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है रिएक्टेंट चेंज होकर के प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इवोल्यूशन ऑफ गैस का आना, कलर का चेंज होना, ये सब भी जुड़ा हुआ रहता है। उसी को हम एक एक करके विथ एग्जांपल समझने का कोशिश करेंगे। आप लोग भी ये सारी चीजों को, इन सारे एग्जांपलों को नोट करिएगा। ये सारे एग्जांपल आपके एमसीक्यू के माध्यम से या फिर मतलब आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस को शो करने के लिए विथ एग्जांपल। तो वहां पे आप एग्जांपल को दिमाग में रखोगे तो कर पाओगे। इसीलिए इन सारी चीजों को आप नोट डाउन अच्छे से करिएगा। बेहतरीन तरीके से आपको दिया जा रहा है कंटेंट। ओके, तो पहला है मेरा कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना होता है तो उसमें इवोल्यूशन, पहला नंबर है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि गैस इवोल्यूशन होता है, मतलब गैस का निकलना, गैस भी निकलता है। जैसे सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैटेगराइज किए हुए हैं, मतलब कि उसको कैटेगरी में बांटे हुए हैं कि वो कैसा रिएक्शन है। जैसे इसको बांटा गया है इवोल्यूशन ऑफ गैस के थ्रू, मतलब कि इन सारे नीचे जो दो तीन एग्जांपल हम लोग लेंगे इनमें इवोल्यूशन ऑफ गैस का निकलना होगा। ठीक, जैसे कि मेरा पहला एग्जांपल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मेरा पहला एग्जांपल है। व्हेन जिंक मेटल इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस, माफ कीजिएगा हाइड्रोजन गैस
इज इवॉल्व्ड, मतलब बोला जा रहा है जिंक मेटल। अब देखिए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि आखिर जिंक मेटल होता क्या है, आप लोग भी तो जानो। ये देख रहे हो Zn, यही है इसका सिंबल जिंक का, याद रखिएगा आप सभी। ये जिंक, जिंक मेटल इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपसे कोई पूछेगा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला कौन है, तो यही है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, ये हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस कौन है यहाँ पे, ये है आपका हाइड्रोजन गैस, ये इवॉल्व होता है मतलब निकलता है। ओके, द हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ ए पॉप साउंड। इस रिएक्शन में आप क्या देखोगे कि जब कभी आप, ये रहा आपका Zn मतलब जिंक, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कैसा है, डाइल्यूट रूप है, मतलब जिंक को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपका क्या बनेगा, आपका ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस, गैस है तो इवॉल्व होगा मतलब निकलेगा ही। मतलब क्या देख रहे हो आप, एक ऐसा एग्जांपल हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है ना ये। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलता है विथ ए पॉप साउंड, और ये भी याद रखिएगा कि एक साउंड के साथ निकलता है, ऐसे नहीं। मतलब आपको, आप कभी ऐसा लैब में, केमिकल लैब में जाओगे तो वहां पे यदि आपको करने का मौका मिले तो आप करना अपने स्कूल के लैब में। जब आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आप डालोगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ इवोल्यूट कर जाएगा, मतलब निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। व्हेन वॉशिंग सोडा, देखो ये सारे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब का आना चाहिए। जैसे ये देखो आप, मैं हाईलाइट करता हूं इसे, ये देखो वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा। ओके, पॉइंटर ही सही है। व्हेन वॉशिंग सोडा इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स अप कलरलेस गैस विथ लॉट्स ऑफ इफरवेंस, विथ, माफ कीजिएगा, व्हेन वॉशिंग सोडा इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स अप कलरलेस गैस विथ लॉट्स ऑफ इफरवेंस। मतलब जब वॉशिंग सोडा को, वॉशिंग सोडा आपका ये रहा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, क्या आप बोलोगे, सोडियम कार्बोनेट। इसको आप जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तब आपका क्या बनेगा, तब आपका ये NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, H2O मतलब H2O किसका है, H2O यही तो वाटर का फॉर्मूला है आपका, ये सबको ध्यान में रखिएगा फॉर्मूले को, वाटर का फॉर्मूला है। और इसके साथ साथ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओके, मतलब याद रखिएगा जब कभी आप वॉशिंग सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सोडियम क्लोराइड और वाटर और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होगा। ओके, और ये याद रखिएगा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा NaHCO3। अब ये देखो 2 लगा हुआ है, ये बैलेंसिंग के लिए, आप बैलेंसिंग चैप्टर पढ़ोगे उसमें, इसमें भी आपको सिखाएंगे बैलेंसिंग करना कैसे होता है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को बैलेंस करना। क्योंकि अभी हम पहले देखे हैं सबसे पहले वाले स्लाइड में कि मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है, रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का मास क्या होता है, कंजर्व रहता है। ठीक, तो ये 2 लगा हुआ है बैलेंसिंग के थ्रू। मेन फॉर्मूला है आपका NaHCO3, NaHCO3 ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला है। इसको साधारण भाषा में आप क्या बोलते हो, इसको साधारण भाषा में बेकिंग सोडा बोला जाता है। ओके, ये क्या करते हैं जरा समझिएगा इसको। ये तो आप समझ गए थे वॉशिंग सोडा वाला, यहाँ पे देख रहे हो इवोल्यूशन ऑफ गैस, CO2 निकल रहा है ना, याद रखना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा को आप हीट दोगे, यहाँ पे क्या दोगे, हीट दोगे। ओके, यहाँ पे हीट दोगे तो वो टूटेगा, क्या चीज में टूटेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वहां से जल अलग होगा मतलब H2O का भी अलग होगा और इसके साथ साथ
गैस के रूप में कौन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ओके, इन सारे तीन एग्जाम्पल में हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस को दर्शाया। अब अगले एग्जाम्पल में हम लोग दर्शाएंगे चेंज ऑफ कलर को। चेंज ऑफ कलर को मतलब कि बहुत सारे रिएक्शन, अभी क्या देख रहे हो आप, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में क्या क्या बदलाव होती है। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस को कैरेक्टराइज किए हो, उसको अलग अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जांपल के थ्रू देख लिए कि कैसे वॉशिंग सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है। फिर बेकिंग सोडा को जब हीट देते हैं तो वहां से सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। फिर क्या इससे पहले वाले स्लाइड में देखे थे कि जिंक को जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या बनने मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और गैस के रूप में क्या निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं चेंज ऑफ कलर को। यहाँ पे क्या होगा, सर्टेन केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। मतलब इसमें कह रहा है कि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें केमिकल चेंज होने के बाद, मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट के रूप में जो आता है उसका कलर ही बदला हुआ रहता है। जैसे देखो आप, व्हेन रेड लीड ऑक्साइड is heated strongly, it forms yellow colored lead monoxide and gives up oxygen gas। यहाँ पे आप देख रहे हो इस एग्जांपल में कि जब आप लीड ऑक्साइड, मतलब ये लीड का है, पीबी सिंबल है उसका, लीड को बुलेट गन के बुलेट में लीड ही पाया जाता है, ये लीड, ये है इसका पीबी। ओके, तो जब आप लीड ऑक्साइड, रेड लीड ऑक्साइड, इसका कलर कैसा था, लीड ऑक्साइड का रेड था, इसको जब आप हीट करोगे, यहाँ पे क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, ये हीट का ऐसे त्रिभुज के आकार में सिंबल होता है, समझ जाना, हीट। ठीक, तो लीड ऑक्साइड मतलब रेड कलर का था, उसको जब आप हीट दिए तो वो टूटा लीड मोनोऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस वहां से निकला। तो लीड मोनोऑक्साइड का कलर क्या हो गया, यहाँ पे देखो आप, येलो हो गया। क्या हो गया, येलो। ये ऐसा कैसे, लीड ऑक्साइड का यहाँ पे कलर क्या था, रेड था। तब क्या देख रहे हो, रिएक्टेंट साइड में आपका कलर रेड था, वही जब प्रोडक्ट बना, हीट दिए आप, तो उसका कलर चेंज होकर येलो हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। फिर अगला एग्जाम्पल है व्हेन कॉपर कार्बोनेट के बगल में यहाँ पे देखो आप ग्रीन लिखा हुआ है, मतलब कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा है, ग्रीन। इज हीटेड स्ट्रांगली, इट लीव्स बिहाइंड ए ब्लैक रेसिड्यू। मतलब बोला जा रहा है, इसको एग्जाम्पल अगले, चलिए माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। हम लोग पहुंच चुके थे यहां तक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ चुके थे कि प्रेसिपिटेट का बनना भी होता है, कब, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ओके, मतलब व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स विथ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसके एग्जांपल को हम लोग पढ़ रहे थे। इसका एग्जांपल ये बोल रहा है कि जब कभी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ आप मिलाओगे तो प्रोडक्ट के रूप में आपको प्रेसिपिटेट भी मिलेगा। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला आपका ये था AgNO3 और आपका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला था NaCl। ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, ओके, NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, और इसी के साथ AgCl अलग होगा, सिल्वर क्लोराइड। फिर से रिपीट करेगा, इसको नीचे में लिख लीजिएगा आप सभी। ये क्या है आपका, ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये है सोडियम क्लोराइड। जब ये दोनों रिएक्शन किए तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड आप लोग को मिला प्रोडक्ट के रूप में। इसका कलर कैसा था, कलरलेस। ये भी था, क्या था, कलरलेस। आपका प्रोडक्ट में ये भी बना, कलरलेस बना। हम लोग देख रहे हैं ये एग्जाम्पल होना, ये एग्जाम्पल है किस चीज का, प्रेसिपिटेट का। तो प्रेसिपिटेट वो होता है जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के रूप में मिले, मतलब प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट का बनना होता है, मतलब वो जो
क्या होता है, मतलब एक तरह समझो तो आप जैसे कोई बीकर में कोई रिएक्शन को करवा रहे हो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को डाल रहे हो, फिर सोडियम क्लोराइड को डाल रहे हो, तो रिएक्शन के बाद आप लोगों को दिखेगा पेंदी में कुछ प्रेसिपिटेट का जमा हुआ आपको दिखेगा और छेद दिखेगा, लगेगा कि ये चीज तो घुला ही नहीं, वो क्या है, सिल्वर नाइट क्लोराइड ही है। क्या है आपका, सिल्वर क्लोराइड, यही प्रेसिपिटेट के रूप में पेंदी में बैठ जाएगा। ओके, तो इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, प्रेसिपिटेट का बनना हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका ए डर्टी ग्रीन precipitate of ferrous hydroxide is formed when a solution of ferrous sulfate is mixed with sodium hydroxide solution। मतलब बोला जा रहा है कि फेरस ऑक्साइड बनता है, कब बनता है, when a solution of ferrous sulfate is mixed with, मतलब बोला जा रहा है, इसका साफ एग्जांपल, ये सब एग्जांपल दिखा रहे हैं, प्रेसिपिटेट वाला, प्रेसिपिटेट बनता है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ भी है, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बन रहा है। जब कभी आप फेरस सल्फेट FeSO4, ये इसका फॉर्मूला हुआ, जब आप फेरस सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब इसके सॉल्यूशन को, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ मिलाओगे, तब आपको प्रोडक्ट के रूप में सोडियम सल्फेट और फेरस हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फेट और फेरस हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलेंगे, और यही आपका फेरस हाइड्रोक्साइड क्या है, यही आपका प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेगा। तो इस रिएक्शन में क्या देख रहे हो, इस रिएक्शन में आपको प्रेसिपिटेट का बनना यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट है मेरा एग्जांपल BaCl2, मतलब बेरियम क्लोराइड को जब आप कभी H2SO4, पहले एग्जांपल में हमने इसलिए यहाँ पे नाम नहीं लिखा है H2SO4 का, क्योंकि पहले वाले एग्जांपल में H2SO4 किसको बोले थे, रिमाइंड करो आप सभी, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोले थे ना। मतलब बोला जा रहा है कि जब आप कभी BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे, तब आपको प्रोडक्ट के रूप में बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिलेगा। ओके, ये देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेट के रूप में आपको यहाँ पे मिला बेरियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट है मेरा अगला, जैसे आप अभी तक क्या देखे, रिएक्शन में क्या क्या होते हुए दिखाई दे रहा है आपको, इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखा, उसके एग्जाम्पल को देखे हम सभी, फिर क्या दिखा आपको, चेंज इन कलर, उसके एग्जाम्पल को देखे, फिर क्या था, प्रेसिपिटेट का बनना, उसके 3 एग्जाम्पल को लिए, फिर चौथा क्या दिख रहा है आपको, एनर्जी चेंज, मतलब केमिकल रिएक्शन में एनर्जी भी चेंज होता है। मतलब ऑल केमिकल रिएक्शन प्रोसीड आइदर विथ द एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब बोला जा रहा है एनर्जी का चेंज होना, मतलब इसका यही मतलब है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो हीट एब्जॉर्ब होता है, मतलब हीट या तो वो लेगा केमिकल रिएक्शन, ठीक, या तो हीट का इवोल्यूशन होगा। मतलब कहने का मतलब, जब आप इसको ऐसा समझ लो, जब आप कभी रिएक्शन करवा रहे हो, एक लैब में बीकर होता है, पतले मतलब पतला शीशा का यूज करके वो बीकर रहता है बना हुआ, तो उस बीकर में आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, ठीक, और रिएक्शन मान लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी वाला हो, मतलब कि एनर्जी, उस रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब कि एनर्जी मांग रहा है, वो एनर्जी लेगा कहां से लेगा, अपने सराउंडिंग से लेगा, तो सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है, तो सराउंडिंग से एनर्जी लेने के केस में वो बीकर क्या हो जाएगा आपका, ठंडा लगेगा, कोल्ड फील होगा थोड़ा। वही दूसरी तरफ जब आप केमिकल रिएक्शन करवाओगे और रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, मतलब एनर्जी निकलेगा, एनर्जी का निकलने से आपका बीकर को टच करने पे आपको बीकर कैसा फील होगा, थोड़ा गर्म फील होगा, ठीक, क्यों, क्योंकि वहां से हीट का निकलना हुआ है, हीट एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, हीट रिलीज हुआ है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंजेस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो वही एनर्जी चेंजेज कैसे हो रहा है, 2 तरीके से हो रहा है ना, एक रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, और दूसरी तरफ वैसा रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। तो उसी आधार पे हम रिएक्शन को 2 तरीके से यहां पे बांटेंगे और समझेंगे। ओके, पहला है मेरा इंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे आपको यही देखो, ए केमिकल रिएक्शन which is accompanied by the absorption of heat energy is called
एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। आसान भाषा में समझे तो वैसा रिएक्शन, वैसा कौन सा रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन? नहीं, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन का पढ़ रहे हैं, हीट का चेंज होना, ये सब केमिकल रिएक्शन का गुण है। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, मतलब कि उस रिएक्शन के लिए हीट का क्या हो, हीट आपको देना पड़े, हीट, वो रिएक्शन हीट निकाले नहीं, मतलब रिएक्शन के बाद हीट का इवोल्यूशन ना हो, हीट एब्जॉर्ब करे। वो रिएक्शन तभी होगा जब वो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करेगा, तब इस प्रकार के रिएक्शन को आप नाम दोगे इंडोथर्मिक रिएक्शन का। जैसे इसका एग्जांपल है सी कार्बन, ओके, सल्फर के साथ जब मिलता है, ठीक, तो जब आप हीट देते हो तब यह बनता है CaH2O, ओके। नेक्स्ट है मेरा, यहां पे देखिए, लाइट एनर्जी इज एसेंशियल फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब बोला जा रहा है लाइट का एनर्जी, शुरू में बोले थे पहले वाले में ही कि एनर्जी, जैसे हर केमिकल रिएक्शन में हीट ही नहीं, हीट जैसे हर केमिकल रिएक्शन में एनर्जी लगता है केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, या तो एनर्जी का कौन सा रूप, हीट वाला रूप यूज होगा, या तो लाइट का यूज होगा, या तो एनर्जी का दूसरा रूप इलेक्ट्रिसिटी वो यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट एनर्जी, मतलब यहाँ पे एनर्जी यूज हो रहा है लाइट वाला, इज एसेंशियल फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो आप फोटोसिंथेसिस, बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब फोटोसिंथेसिस आप लोग पढ़े होंगे, ये 10 का कंटेंट है, तो आप लोग फोटोसिंथेसिस को हम लोग इसलिए इसमें नहीं डाले क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो सब कोई पढ़ा हुआ होता है 3, 4, 5, 6 तक के क्लास में। तो फोटोसिंथेसिस वो होता है जिसमें आप एनर्जी के रूप में क्या यूज करते हो, सोच के बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही जाता है, वाटर मिनरल ले लेते हो, ठीक, और एनर्जी के रूप में आपका सन का लाइट ही तो आप ट्रैप करते हो, वही तो ट्रैप करता है हरा पत्ता, तब तो खाना बनता है। तो मतलब यहाँ पे यहाँ पे एनर्जी के रूप में क्या है, वो लाइट ही ना, तो वही लिखा हुआ है लाइट एनर्जी इज एसेंशियल फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। अगला मेरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने बोला था कि एनर्जी चेंज के आधार पर रिएक्शन को 2 कैटेगरी में बांटे थे। जैसे एनर्जी आप दे रहे हो तो इंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। तो ये है ए केमिकल रिएक्शन विच इज अकम्पाइंड बाय द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। इसमें एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक में याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी बाहर जाएगा, और इंडोथर्मिक में एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, कौन सा, हीट एनर्जी इसमें बाहर निकलेगी और उसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। मतलब उस रिएक्टेंट को चाहिए होता है हीट एनर्जी ताकि वो केमिकल रिएक्शन कर सके, और इसमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद हीट एनर्जी का रिलीज होता है, ओके। तो इस रिएक्शन को जब रिलीज होगा तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब जब एब्जॉर्ब होगा तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हेन मैक्सिमम मैग्नीशियम वायर इज हीटेड फ्रॉम इट्स इज ए बंसन फ्लेम, इट कैचेस फायर एंड बर्न्स विथ ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। यहां पे व्हाइट कर लीजिएगा, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स, हाँ, व्हाइट फ्लेम्स रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। मतलब बोला जा रहा है कि जब कभी मैग्नीशियम वायर को आप गर्म करते हो तो इसका जो टिप होता है, यहां पे भी मिस्टेक है, व्हेन मैग्नीशियम वायर इज हीटेड फ्रॉम इट्स टिप, यहाँ पे TIP लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, TIP लिख लीजिएगा, ठीक। मतलब बोला जा रहा है कि जब आप मैग्नीशियम वायर को उसके टिप के तरफ से, मतलब कि उसके एक छोर की तरफ से आप उसे फ्लेम पे गर्म करोगे, इट कैचेस फायर, तो उसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, एंड बर्न्स विथ ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, और वो जलना शुरू करेगा। एक होता नहीं है कि बहुत तेजी से जलता है व्हाइट फ्लेम देख करके, उसी तरीके से तेजी से ये जलना शुरू करेगा विथ रिलीज ऑफ हीट। और इसमें क्या होगा, हीट रिलीज करेगा कि एब्जॉर्ब करेगा, तो इसमें हीट रिलीज होगी एंड लाइट एनर्जी भी रिलीज होगी आप, ओके। जैसे आप मैग्नीशियम रिबन को ले लो, ठीक है, मैग्नीशियम वायर को ले लो, आप उसे हीट करो, हीट मतलब हीट में क्या होता है, कोई भी चीज जलता है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, कोई भी चीज जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो वही जो मैग्नीशियम है उसको ऑक्सीजन मतलब जला रहे हैं यहाँ पे, तो
यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रहा है। एनर्जी रिलीज होते हुए देख रहे हो ना आप, हीट के रूप में और लाइट के रूप में, मतलब हीट भी मिलेगा आपको और लाइट मतलब प्रकाश भी मिलेगा। तो हीट एनर्जी रिलीज हुआ और लाइट एनर्जी रिलीज हुआ, तो एनर्जी रिलीज हुआ तो ये इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, तो ये एक्सोथर्मिक। ओके, फिर अगला एग्जांपल है व्हेन क्विक लाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, calcium oxide is placed in water, the water becomes very hot and sometimes start boiling। मतलब बोला जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का आपका ये फॉर्मूला हो गया, ये वाला। ओके, उसको जब आप कभी पानी में डालते हो वाटर में, तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट एनर्जी रिलीज होती है। इसके कहने का ये मतलब है, जब आप ऐसा समझ लो, आप चूना देखते हो ना, चूना कैल्शियम ऑक्साइड समझ लो, उसको जब आप पानी में डालोगे तो क्या देखते हो, पानी में बुलबुलाहट टाइप की आवाज आते होगा, मतलब, और ऊपर में आपको हीट मतलब गर्मी जैसा फील होता होगा उसके ऊपर में, ठीक। या फिर जिस कंटेनर में डाल रखे हो उस कंटेनर के आसपास देखना हीट आपको फील होगा। ओके, तो आप यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब आप कभी क्विक लाइम को पानी में प्लेस करोगे, द वाटर बिकम्स वेरी हॉट, तब पानी बहुत गर्म हो जाएगी, एंड समटाइम्स स्टार्ट बॉइलिंग, और कुछ समय बॉइलिंग उबलना भी शुरू हो जाता है। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि यह रिएक्शन क्या है, एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप क्या जाने हो कि इसमें एनर्जी का क्या होता है, रिलीज होता है, ना कि एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ओके, तो वही हीट एनर्जी रिलीज होगा तो आपको गर्म फील होगा ही होगा। नेक्स्ट है मेरा चेंज ऑफ स्टेट। क्या क्या देख रहे हो आप, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होते हुए दिख रहे, आपको दिखाई दिया क्या, सबसे पहले क्या दिखा था, इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखा था, फिर क्या दिखा था, चेंज इन कलर दिखा था, उसके बाद प्रेसिपिटेट का बनना था, फिर चौथे में क्या दिखा था, चौथे में आपको एनर्जी रिलीज या फिर एनर्जी का चेंज दिखा था। ओके, एनर्जी चेंज होते हुए दिख रहा था। फिर पांचवा स्टेट आपको दिखेगा, पांचवा कैटेगरी आपको मिलेगी उस टाइप के रिएक्शन की जिसमें चेंज ऑफ स्टेट, मतलब उसका मैटर का स्टेट ही बदल जाएगा। ओके, जैसे सम केमिकल रिएक्शन आर कैटेगराइज्ड बाय ए चेंज इन स्टेट, मतलब उसका स्टेट ही, मतलब स्टेट करने का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बोले थे ना कि मैटर जो होता है 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर अपना स्टेट बदल देता है, सॉलिड से गैस बन जाएगा, गैस से लिक्विड बन जाएगा, यही गैस से लिक्विड बनना स्टेट, चेंज इन स्टेट कहलाएगा, सॉलिड से लिक्विड बनना चेंज इन स्टेट कहलाएगा, मतलब वो सॉलिड लिक्विड गैस में बदल जाता है। ओके, जैसे आप एग्जांपल ले लो, 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बोला जा रहा है, ये देखो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे है रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस आपका यहाँ रहा O2। ओके, जब हाइड्रोजन गैस का 2 वॉल्यूम, ये देखो आप आगे में 2 लगा हुआ है ना, यही 2 वॉल्यूम कर रहा है, वो बैलेंस किया हुआ है इसीलिए बोला जा रहा है। जब हाइड्रोजन गैस का 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, आपका बनेगा 2H2O, मतलब H2O आप जानते हो H2O क्या होता है, H2O होता है वाटर, और वाटर का कौन सा अवस्था है, लिक्विड अवस्था है। मतलब आप देख रहे हो ये भी गैस था, ये भी गैस था, ये चेंज होके क्या बना, लिक्विड बना, तो चेंज इन स्टेट हुआ। फिर दूसरा इसको, अच्छा इसी को लिखा हुआ है, इसके दूसरे भाषा में समझ सकते हो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर। अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि एनर्जी चाहिए होता है रिएक्शन के लिए, तो एनर्जी चाहिए होता है रिएक्शन के लिए, तो एनर्जी किस तरीके का होगा, एनर्जी एक ही फॉर्म में होगा क्या, नहीं, एनर्जी हीट के फॉर्म में होगा, लाइट के फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो वाटर के थ्रू, इट स्प्लाइट्स इनटू इट्स एलिमेंट, तो वो अपने एलिमेंट में टूट जाता है, वो कैथोड और एनोड रड डाल करके इसको अलग करने का काम किया जाता है। वो आप लोग पढ़ोगे डिटेल में, शायद 11th में है वो चीज। अभी हम लोग इस एग्जांपल को समझते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, जब इलेक्ट्रिक करंट को वाटर के थ्रू, ये रहा वाटर का फॉर्मूला, इसके देखो इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं तो आपको इसका कंपोनेंट क्या था, यहाँ पे देखो आप इन दोनों के मिलने से ये बना था, ठीक है। इसको इसमें जब आप इस H2O में जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाओगे तो वो अपने कंपोनेंट, मतलब जिससे वो मिलके बने हुए हैं उसमें वो टूट जाएंगे, मतलब H2 अलग, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। मेरा अगला एग्जांपल है चेंज इन स्टेट वाले में NH3। NH3 किसके लिए होता है, अमोनिया के लिए, याद रखिएगा। देखिए इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आया था, बेकिंग सोडा आया था,
बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, फिर था जिंक सल्फेट आया था, फिर आपका आया था, एक आया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया था, फिर आया था सल्फ्यूरिक एसिड आया था। तो ये सारे फॉर्मूले को याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पे आया NH3, मतलब NH3 क्या है, एमोनिया का फॉर्मूला है। NH3 को जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl के थ्रू HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये बनेगा एमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, एमोनियम क्लोराइड, जो कि एस यहाँ पे लिखे हुए हैं सॉलिड के लिए, एस लिखा हुआ है सॉलिड के लिए, ठीक, एल लिखा हुआ है लिक्विड के लिए और जी लिखा हुआ है गैस के लिए। तो समझने में परेशानी नहीं होगी। ये NH3 अमोनिया था, गैस के रूप में था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के रूप में, तो ये दोनों रिएक्शन होकर के क्या बना, NH4Cl सॉलिड रूप में, एमोनियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे क्या देखे इन सारे एग्जाम्पलों में, चेंज ऑफ स्टेट हुआ। क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट। ओके, आगे है मेरा, केमिकल रिएक्शन को समझ लिए थे, तो आगे है मेरा केमिकल इक्वेशन। नहीं, आज के लिए इतना ही। कल केमिकल इक्वेशन से, केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, फिर उसका वर्ड इक्वेशन लिखना, ओके, फिर उसको सिंबॉलिक रूप देना, कैसे सिंबल का रूप देते हो, कैसे बैलेंस कैसे करते हो, ये सब। फिर उसके बाद आता है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ एग्जाम्पल और मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन करवाया जाएगा। ओके, तो वो चीज हम कल वाले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। ओके, ठीक है। तो यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहें और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।